दो भाइयों की तो जान चली गई ना। क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी अगर पुलिस पहले से काम करती तो? न केवल वो, बल्कि घटना से पहले आप याद कीजिए देवरिया वाली घटना। देवरिया की जब घटना हो गई, विपक्ष ने सवाल उठाया, परिवार के लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशासन की नाकामी थी, तो बताओ 30 अधिकारियों को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा था। 30 अधिकारी सस्पेंड हुए थे। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां घटना होने के बाद सरकार ने कार्रवाई की, अधिकारियों को हटाना पड़ा। तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। मुझे याद है जौनपुर में फेक इनकाउंटर किया गया। अभी प्रतापगढ़ की घटना है जहां एसटीएफ का एक कस्टोडियल डेथ है प्रतापगढ़ की, उसमें आपने क्या कार्रवाई की? या मुझे जौनपुर में याद है पुजारी यादव जिसका फेक घटना हुई थी, उसके बाद एसटीएफ के लोग पहुंचे, जेल गए वो कई लोग, दबाव बना रहे थे कि केस वापस ले ले परिवार। जब गांव वाले निकल करके आ गए तो पुलिस के लोग कहते हैं कि हम बिजली का बिल लेने आए थे। रात में बिजली का बिल लेने कौन जाएगा प्राइवेट ड्रेस में? सोचिए आप। लॉ एंड ऑर्डर, जीरो टॉलरेंस। क्या कल की घटना ने साबित नहीं कर दिया कि जीरो टॉलरेंस वालों की पॉलिसी जीरो हो गई? ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जीरो है। आज ही मुझे किसी ने एक अखबार की कटिंग भेजी, कानपुर की घटना है। एक को जरूरत थी डायल 100 के, डायल 112 को फोन किया उसने, न जाने कितनी बार फोन किया लेकिन कहीं कोई जवाब नहीं मिला। कई बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 30 बार कॉल करने के बाद भी डायल 112 इमरजेंसी सर्विस पुलिस की मदद करने नहीं आई। ये वो इमरजेंसी सर्विस थी जो समाजवादी सरकार ने न्यूयॉर्क की पुलिस से सीख करके उत्तर प्रदेश को दी थी। जिस तरीके से न्यूयॉर्क की पुलिस डिपार्टमेंट जो रिस्पांस सिस्टम है उनका, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश को रिस्पांस सिस्टम पुलिस को दिया था। तो ये पूरे प्रशासन की नाकामी है, और प्रशासन इसलिए ढील छोड़े हुए है क्योंकि उससे वो पॉलिटिकल लाभ उठाना चाहते हैं। अगर आप देखें अभय जी, इस तरह का टर्न ले रही है, एक आपराधिक घटना है, विशुद्ध आपराधिक घटना है, हो सकता है उन दोनों के लिए वो क्या मसले थे वो देखेंगे, और लेकिन उन्होंने एक बेरहमी के साथ बच्चों को कत्ल किया, उसके बाद भी इस तरह की चीज़, आपको क्या लग रहा है कि इसका राजनीतिक फायदा आंकड़ों के हिसाब से उठाना चाहते हैं? उनको लगता है बदायूं जैसी सीट जहां मुस्लिम यादव समीकरण होने के बावजूद 1996 से लेके इस सीट पर 2014 तक लगातार समाजवादी पार्टी जीतती है, और उसके बाद 2019 में जब वो 18,000 से ज़्यादा वोटों से हारती है, तो क्या उस समीकरण को बचाना, चूंकि वो बचता तो उससे नहीं है, क्योंकि आप जिस तरह का तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं उससे तो शिवपाल निपटते दिख रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए पुष्कर साहब, पहले तो बता दूं कि मैं जहाँ हूँ काफी बारिश हो रही है, मौसम यहाँ का काफी खराब है, तो थोड़ा सा सिग्नल में प्रॉब्लम आएगी, आवाज में या कुछ प्रॉब्लम आए तो आज वहाँ आज के लिए है, हमेशा के लिए नहीं। देखिए अगर हम बात करें, बिल्कुल हर चीज का, हर राजनीति पर हर चीज का असर पड़ता है। अच्छा हो तो अच्छी तो भी असर पड़ेगा, बुरा हो तो भी असर पड़ेगा। तो समाज के होने वाले हर इवेंट का, अच्छा हो बुरा हो, कुछ न कुछ राजनीतिक असर छोड़ के ही जाता है, तो इसका भी असर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और यह सब हुआ है जब इलेक्शन का वक्त। बल्कि मैं तो यहाँ ये बताऊंगा सुधीर साहब, थोड़ा सा एक लाइन बढ़ के कि चलिए, अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि यह प्रायोजित, मैं थोड़ा सा भारी मन से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है कि इलेक्शन के वक्त पर कोई प्रायोजित कराया जा रहा है। अभी तक मुझे इस बात का मतलब है कि ऐसा स्पष्ट तौर पर कहीं नहीं आया। मैं भारी मन से बोल रहा हूँ, यह मेरा अपना वर्ड नहीं है, की आत्मा का वर्ड है। इतना दिवस घटना हुआ है, इसको भी लोग राजनीति में देने लगते हैं, इसके कारण से ऐसा कुछ बात बोलना पड़ रहा है। लेकिन देखिए, अगर हम बात करें, बिल्कुल सही आपने कहा, आपकी बात बिल्कुल जायज है कि मुजफ्फरनगर की जो घटना हुई, मैं 2019 में वेस्टर्न यूपी में बीजेपी और एलआई 2009 के लोकसभा चुनाव में, 2014 से पहले जब 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय अजीत की पार्टी भी बीजेपी के साथ, उस समय वेस्टर्न यूपी में लगभग इस एलायंस को लगभग 30 लाख वोट आया था, 28 लाख समथिंग 30 लाख के करीब वोट आया था, और यह 2014 में बढ़ करके 90 लाख हो गया।
यह 2090 में 14 लाख हो गया था और 2019 में 1 करोड़ 7 लाख के करीब हो गया था। 1 करोड़ से ज्यादा 1 करोड़ 7 लाख, 1 करोड़ 7 लाख ज्यादा। तो माना कि 2014 के बाद चीज को फुल बढ़ना में मायने रखता है, बिल्कुल सही बात है। सरकार के कारण को लोगों ने अपना मताधिकार दिया, अच्छा किया, मतलब लोगों ने अपना वोट दिया। लेकिन 2009 से 2014 के बीच में लगभग 260% के लगभग के आसपास की वोट, लगभग 260 लगभग। तो यह कहीं न कहीं जितना बड़ा वृद्धि हुआ, उसमें बीजेपी का नेतृत्व हुआ, उसमें बीएसपी का सब कुछ हुआ, लेकिन वो जो मुजफ्फरनगर वाली जो घटना हुई, अभी आप चर्चा कर रहे थे, उसका भी कहीं न कहीं असर था और इस असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज जो घटना हुई है, विभत्स घटना हुई है, इसका भी कहीं न कहीं एक असर पड़ेगा, सामाजिक तौर पर कहीं न कहीं असर पड़ेगा। हम ला कहेंगे नहीं नहीं, ये तो एक ऐसा घटना है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ना चाहिए, सब लोग भूल करके आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। समाज में हारमनी बनी हुई है, जब बहुत बड़ी बात है कि समाज में हारमनी बनी हुई है, बनी है और बनी रहेगी, लेकिन कहीं न कहीं एक प्रकार का असर तो देखने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। बर्बाद घटना हुई है, जी। हम सभी काफी बर्बाद। जी जी। अनुपम जी, ये किस तरह का याद होगा आपको, आप तो मुजफ्फरनगर के उस दंगे से वाकिफ हैं। उस दंगे में शाम को ये कोशिश की गई थी कि जो पकड़े गए थे, जो आरोपी पकड़े गए थे अनुपम जी, आपको याद होगा उस वक्त जो उन दोनों गौरव और सचिन, चूंकि केस दो हो गए थे, एक में शाहनवाज की हत्या होती है, उसके जो अपराधी हैं वो दोनों सचिन एंड गौरव हैं, केस उनका है। लेकिन जब उन दोनों की हत्या होती है तो वो केस तो क्लोज होता है, लेकिन सचिन गौरव के हत्यारों को पुलिस पकड़ लेती है उसी समय, लेकिन शाम के देर रात तक उनको छोड़ दिया जाता है थाने से। उसके बाद ये भी शुरू होता है एसपी का ट्रांसफर, एसएसपी हुआ करती थी बड़ी तेज तर्रार एसएसपी, कि साहब वो गांव उनका है, सैनी हैं तो एसपी वो हुआ करती थी। डीएम भी ट्रांसफर होना है क्योंकि डीएम जाट है, मरने वाले जाट हो सकते हैं, इतना बड़ा मरने वाले जाट थे, तो इसीलिए वो वहां का घटनाक्रम था। क्या बदायूं में ये घटनाक्रम है? बदायूं में तो उतना उल्टा घटनाक्रम हुआ, जैसे ही अपराध हुआ उसके बाद पकड़ा गया, एक भाग निकल गया, लेकिन दूसरे का एनकाउंटर हो गया। तो समाजवादी पार्टी इसको उसके साथ इक्वेट कैसे कर सकती है अनुपम जी? देखिए, अभी मैं अखिलेश यादव जी को सुन रहा था, इतने लंबे चौड़े बयान में उन दो बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी माँ पे क्या गुजर रही है, इसके लिए उनके पास संवेदना के दो शब्द नहीं थे, वो सिर्फ राजनीति की बात करते रहे। शिवपाल यादव का भी बयान हमने देखा है जिसमें वो कह रहे कि एनकाउंटर गलत हुआ, एनकाउंटर कर दिया आपने, अब केस खुल नहीं पाएगा। हमने यहाँ पे प्रयागराज में केस कैसे खोला गया था राजू पाल की हत्या के बाद, मैंने देखा था, मैंने गिरफ्तारी भी देखी थी, किस तरह अतीक अहमद को गिरफ्तार कराने के लिए मुलायम सिंह को खुद इलाहाबाद आना पड़ा था और उनको अतीक अहमद को उन्होंने मंच से खड़ा होकर गंगा मैया जैसा पवित्र बताया था। उसके बाद कोई क्या ही करता उनका। देखिए, एक मोटी सी बात है कि क्राइम, हम कोई सतयुग में नहीं रह रहे धीरेन्द्र जी। क्राइम होता था, क्राइम होता है, क्राइम होता रहेगा, और ख़ास तौर से कत्ल जैसे क्राइम। कत्ल एक ऐसी चीज़ है जिस पे अगर कोई शख्स मन बना लेता है किसी को मारने का, तो मतलब एक प्रिवेंटेबल क्राइम होता है कि नॉन प्रिवेंटेबल क्राइम। प्रिवेंटेबल क्राइम है जैसे आपने चोरी, डकैती, छिनैती, राजनी, ये सब समाप्त कर दी। पर एक बार अगर आदमी हत्या करने का मन बना लेता है तो फिर आपने देखा है वो कैनेडी को भी मार देता है, इंदिरा गांधी को भी मार देता है। ये छोटी मोटी हत्या होगा क्या कहें। आज देखा हमने हमारे प्रयागराज में एक औरत ने, वो बुआ होके उसने अपने सगे भतीजों की हत्या कर दी। तो अब इसको कैसे रोकें? वो अखिलेश यादव कह रहे अगर पहले से पुलिस तैनात रहती, कहाँ तैनात रहती, कैसे तैनात रहती, क्या कहना चाहे, मेरी समझ के बाहर है। मेरा निवेदन सिर्फ इसमें इतना है धीरेन्द्र जी कि क्राइम होता था, है, होता रहेगा, लेकिन सारा फ़र्क सिर्फ एक बात से पड़ता है कि सरकार का, प्रशासन का, पुलिस का, गवर्नमेंट ऑफ द डे का रिएक्शन क्या है। एक बार क्राइम होता है तो एक सरकार कहती है कि मिट्टी में मिला देंगे, और मिला के दिखा देती है, इनकाउंटर कर देती है, और दूसरी सरकार जब कोई क्राइम होता है तो कहती है लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। एक और सवाल है, क्या आपको लगता है कि ये जो ध्रुवीकरण का मामला था, अगर इस ध्रुवीकरण में आज ये भी प्रेशर है कि ओवैसी 22 सीटों से लड़ेंगे, 20 सीटों से अपने कैंडिडेट घोषित करने वाले हैं, मुस्लिम वोटों में डिवीज़न हो जाएगा,
या तमाम चीज़ें होंगी उसका असर है, या फिर ये भी असर है कि शिवपाल बहुत दिनों तक रहे। चिराग ने तो अपने चाचा को सही से करीने किया है, उस पर कोने पर रख दिया है, लेकिन उस तरह से अखिलेश नहीं कर पाए। जब हार हुई तो उनके बाद उनके समर्थकों ने इस बात का बहुत प्रेशर बनाया कि शिवपाल को लिया जाए। तो शिवपाल आ तो गए हैं, लेकिन शिवपाल आकर भी राम गोपाल नहीं हो पा रहे हैं। जिस तरह राम गोपाल दिल्ली में है, कोई उनका राजनीति में सिर्फ इतना है कि उनको जो कह दिया जाए वो कह दें और उसके बाद अपना आराम से बैठे रहें। शिवपाल फिर भी कर्मठ है, और आपने देखा होगा बदायूं में धर्मेंद्र यादव का विरोध हो सकता था तो उसको परिवार में ही ढूंढा गया शिवपाल यादव। इस बयान से शिवपाल यादव को नुकसान होता दिख रहा है? देखें धीरेन्द्र जी, पता नहीं क्यों मेरा मन इसमें राजनीतिक पहलू बहुत मुझे समझ में आ नहीं रहे हैं। बहुत एक जघन्य हत्याकांड हुआ है, और रही बात वोट मिलने या कटने की, तो भाई ओवैसी आते हैं तो आप कहते हैं कि मेरा मुस्लिम वोट कट जाएगा, कांग्रेस आती है आप कहते हैं मेरा मुस्लिम वोट कट जाएगा, बसपा आती है आप कहते हैं मेरा मुस्लिम वोट कट जाएगा। तो मुस्लिम वोट कुछ इतनी मुकद्दस और इतनी पवित्र और इतनी बड़ी चीज़ हो गई है समाजवादी पार्टी के लिए कि इसके आगे इसके पीछे दाएं बाएं कुछ सूझ नहीं रहा है। और सारे नेताओं के बयान भी उस तरह के आ रहे हैं कि ध्रुवीकरण ना हो जाए, मुस्लिम वोट ना कट जाए। मैं समझता हूँ कि ये एक वैसे तो देखिए जब से देश आज़ाद हुआ है, पहले कांग्रेस ने फिर विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियों ने मुसलमानों को वोट बैंक बना के प्रस्तुत किया, और बाकायदा वोट बैंक कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है। आप तकरीबन हर चुनाव में देखते हैं इस तरह की अपील आती हैं कि साहब मुसलमान वोट बटना नहीं चाहिए, मुसलमान वोट कटना नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह। मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे मुसलमानों पे कुछ फ़र्ज़ होते हैं कि साहब उनको रोज़ा रखना है, उनको नमाज़ पढ़नी है, उनको हज करना है, इसी तरह इन सब लोगों ने मिलकर मुसलमानों पे एक और फ़र्ज़ लादने की कोशिश की है कि साहब आपका फ़र्ज़ है भाजपा को हराना, आपका वोट कटना नहीं चाहिए, आपका वोट बटना नहीं चाहिए, आप किसी भी तरह भाजपा को हराइए, सुनिश्चित कीजिए, हम आपको कुछ दें ना दें, हम आपका कोई हाल रखें ना रखें। सच्चर आयोग की रिपोर्ट आपके 50-60 साल के काम पे कुछ भी कहती हो, समाजवादी पार्टी कुछ भी करती हो, समाजवादी पार्टी बोलती रहो मुस्लिम इशूज़ पे, लेकिन आपका फ़र्ज़ है कि आप भाजपा को हराएं। तो ये एक बहुत ही, मैंने कहा ना, ये हमेशा से होता रहा, लेकिन मुस्लिम वोट को लेकर अब वो ममता हो या मुलायम, अखिलेश हों या तेजस्वी, केजरीवाल हों या कोई और, मुझे लगता है कि एक अजीब सा जुनून तारी हो चुका है धीरेन्द्र जी, और मुझे ये एक राजनीति का एकदम अलग ही अंदाज नज़र आ रहा है। एक बार मैं राम गोपाल यादव की बाइट सुनाना चाहता हूं, जो राम गोपाल यादव आज झगड़े की बात कर रहे हैं कि बीजेपी ये करती है, वो एक बार सुन लेते हैं, फिर मैं हिमांशु के पास जाऊँ। शिवपाल यादव की बाइट सुन लेते हैं। शिवपाल भी इस पे चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको रिएक्शन उनका आना है, लेकिन ये क्या आता है ये जरा देख लेते हैं। इस सरकार का लाइन ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। देखिए, जब एनकाउंटर तो कर ही दिया है तो इसकी खुलेगा कैसे? पहले खोलना चाहिए था, ये सब लोग चाहें, अब खुलेगा कैसे केस? देखिए, वो जानना चाहते हैं ये केस खुलेगा कैसे। इतनी बड़ी चीज़ है जो शिवपाल जानना चाहते हैं। चूंकि बदायूं में है, इससे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। साफ तौर पर हैं, कातिल भी साफ तौर पर हैं, और वो कातिल हैं जिन्होंने मदद के बदले मौत दी है। यानी वो हैं जिन बच्चों के परिवार ने उनकी मदद की, उन्होंने उनके परिवार को ही, उनके बच्चों को ख़त्म कर दिया। हिमांशु, अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा है कि ये हत्या आखिर हुई क्यों है। इस हत्या के पीछे कोई इतनी बड़ी हालांकि जिस तरह से उसने किया है कि वो आया है, फिर ऊपर बुलाया उसने, एक एक करके कत्ल किया, वहाँ दोनों बच्चों को मारा। हालांकि आवाज़ भी बहुत हुई होगी, बच्चे बचने के लिए भागे भी हैं, ये भी बहुत सारे सवाल पुलिस जांच में आते हैं। लेकिन जिस तरह का ये सब कहना कि भाजपा झगड़े करा रही है, फिर ये कह रहा है कि केस नहीं खुलेगा, ये तो लगभग ओपन एंडेड केस है। क्या है, आपको क्या लग रहा है, अब क्या जांच की दिशा क्या है? बिल्कुल, देखिए
बिल्कुल, देखिए राजनीतिक पहलू से मुझे अखिलेश यादव के बारे में एक लाइन याद आ रही है, खिस्साई बिल्ली खंबा नोचे, कि कुछ उनके पास कहने के लिए और कुछ बचा नहीं है तो अब खंबा नोचने लगे हैं और कुछ भी कहने लगे हैं जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है और तारीखों का ऐलान ऑलरेडी हो चुका है। अब इस केस के बारे में हम आ जाते हैं। ओपन एंड शट केस है कि साजिद ने दोनों बच्चों का कत्ल किया था, ये सभी को पता है। उसका जो हश्र होना था वो हो चुका है और उसी की वजह से यहाँ के जो सेंटिमेंट्स हैं, जो पब्लिक के सेंटिमेंट्स थे, काफ़ी हद तक कल शांत हो गए थे और पब्लिक अपने अपने घर चली गई थी। जो सामान जरूर था जो सैलून का वो बाहर निकालकर इसी जगह पर, ये जो मेरे पीछे आप निशान देख रहे हैं, यहाँ पर उसको आग लगा दिया गया था। और जब पब्लिक आगे जा रही थी और तभी ये खबर आ गई थी कि पुलिस और साजिद के बीच में मुठभेड़ हुई है और साजिद का एनकाउंटर हो गया है जिसमें साजिद ढेर हो गया है। पब्लिक को शांत किया गया, पब्लिक को घर भेजा गया और उसके बाद ओपन एंड शट केस के अंदर जो उनका दूसरा भाई है जावेद, उसमें अगर वो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है तब ये सवाल खड़े होते हैं। अगर साजिद ना बताए तब क्वेश्चन आता है कि जावेद की जावेद के गिरफ्तार होने के बाद भी अब तक पुलिस नहीं बता पाई है कि इस केस के पीछे की वजह क्या थी या उन दोनों बच्चों को कत्ल करने के पीछे की असल वजह क्या थी, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रकरण इन दोनों ही परिवारों के बीच में नहीं था। चाहे वो विनोद की परिवार की हम बात कर लें, चाहे साजिद के परिवार की बात कर लें, क्योंकि इनके कस्बे में हम पहुंचे थे। कस्बे से हमने इनके यहाँ से रिपोर्ट की थी, जहाँ से पुलिस ने आज इनके पिता बाबू, जिनका नाम है, साथ में जो इनके चाचा हैं रईसुद्दीन, उनको भी गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए। वो वजह यही है कि जल्द से जल्द जो भागा हुआ है जावेद वो पुलिस के हाथ आए और जावेद जब पुलिस के हाथ आएगा तो पुलिस उससे सवाल पूछेगी, तुम दोनों भाई जब घर के अंदर पहुंचे थे फाइनेंशियली सपोर्ट मांगने के लिए तो ऐसी क्या वजह रही कि तुमने दोनों ने मिलकर, तुम एक जना नीचे रहा और एक ऊपर बच्चों को बुलाकर मौत के घाट उतारता रहा, तो तब जाकर इन सवालों की गुत्थी सुलझ पाएगी। लेकिन इसमें कहीं भी राजनीतिकरण करना इसका और राजनीतिक मुद्दा इसको बनाना ये एकदम से गलत है और इसको पब्लिक भी इसके खिलाफ मान रही है जब हम पब्लिक के बीच पहुंच रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ से जो लोकल सांसद हैं संघमित्रा मौर्य, वो खुद यहाँ पर पहुंची थी, वो भी पीड़ित महिला से मिली थी। उनसे भी हमने सवाल किया था कि शिवपाल यादव बयान दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस समय राजनीतिक बयान देना बेवकूफ़ी वाली बात होगी, क्योंकि इस समय हम परिवार से मिलने के लिए आए हैं और हम परिवार को सांत्वना देने के लिए आए हैं, ये कहने आए हैं कि हम आपके साथ हैं, आपके 2 बच्चे आपने गंवाए हैं, 2 लेते हैं अपर्णा यादव ने भी, तो इसमें एक ही परिवार की लड़ाई आपको दिख रही है। अपर्णा यादव बीजेपी में, उनको भी सुन लेते हैं क्या कहती हैं। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के नहीं, बच्चे बच्चे होते हैं और इस पर किसी भी तरीके का मुझे नहीं लगता है कि ये किसी को भी अधिकार है कि किसी के भी बच्चों को मार दें इस तरह से। और समाज में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत बड़ा दर्पण है कि हमारे समाज में कितना ज़्यादा आजकल जो है गुस्सा बढ़ रहा है लोगों में। तो मैं बदायूं एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कल्की धाम का जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी शिलान्यास किया है। समस्त लोगों से ये अपील करी है कि कल्की अवतार एक ऐसे अवतार होंगे जो है कलयुग का नाश करने के लिए, हिंदू सनातन धर्म में भी ये कहा गया है। तो मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री के मैसेज को समझें और इस प्रकार की जो ये घटनाक्रम हो रही है आपसी रंजिश की वजह से, आपसी वो, तो इसको किसी भी तरीके का, और दलों से भी अपेक्षा यही करती हूँ कि इसको किसी तरीके से राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। इस राजनीतिक मुद्दा तो बन चुका है, चूंकि जिस तरह का बयान समाजवादी पार्टी दे रही है, समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है कि इस पूरे मसले को बजाय इसके कि वो कानून व्यवस्था से देखे, उसने इसको कहा कि सांप्रदायिक बना देती है, झगड़े कराती है, जबकि ये गणित साफ है कि अगर जिस मुस्लिम वोट के लिए तुष्टीकरण का जो दाग है वो लगता है विपक्षी पार्टियों पर, समाजवादी पार्टी को कहा जाता है कि कभी कार सेवकों पर गोली चलाई, कभी मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, या उसके बाद एक और भी कई सारे घटनाएं उनके समय में लगातार दंगों की एक सीरीज थी। उन सब में एक चीज़ तो तय होती थी कि जो मुस्लिम वोटर है वो कंसोलिडेट होता चला गया लगातार, और बदले में जो लोग कहते हैं ये सही, मैं इसको कभी कम से कम डाटा तो इसको सही नहीं कहता है कि अगर आप गौर करते हैं हिंदू वोटर्स कभी भी एकजुट नहीं होता, रिएक्शंस में भी अगर बंटते हैं, जो यादव वोट की बात की जाती है वो भी हिंदू फोल्ड का वोट है, तो इसीलिए हिंदुओं का ध्रुवीकरण कभी होता नहीं है, कम से कम ये तो दिखता है।
ये बात अलग है कि कुछ पत्रकार या कुछ इस तरह से यूट्यूबर्स उसको इस परिप्रेक्ष्य में लगातार देख रहे हैं। फासिस्ट सुनते सुनते लगभग 7 दशक से ज़्यादा इस देश को हो गए हैं। मैं उनके पास जाता हूँ। अभय जी, आपकी आवाज़ थोड़ा सा गड़बड़ साफ नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल ज़रूर समझना चाहूँगा कि ये जो वोट है, जिस तरह का बयान है, ये बयान तो और कंसोलिडेट करता है, चूंकि जो मुस्लिम वोट है उसकी संख्या जितना वो दे सकते हैं वो अपने चरम तक पहुंच चुकी है। 96 से ऊपर % से ज़्यादा इस बार समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों ने वोट किया। लेकिन अब इस वक्त ओवैसी आ रहे हैं तो मुस्लिम वोट बढ़ सकते हैं, क्योंकि ओवैसी की अपील बहुत ज़्यादा मुस्लिमों में होती है, सुनने ज़रूर आते हैं। यहाँ यूपी में वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन ये कहा जाता है कि जो आदमी आपकी सभा में आया है वो 20% आप तक आ गया है, आगे आपका संगठन, आगे आपकी नीति और आगे आपका रणनीति उसको वापस ला सकती है वोट बैंक के तौर पर। तो एक तो उनके आने की खबर है। दूसरा ये है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार अपनी तरफ से अलग से इस पूरी चुनाव में होगी और उनका मुस्लिम जो और जाटव जो समीकरण है वो कई बार और अभी तक काफ़ी कुछ असरकारक रहा है। सीट भले ही उनके पास अभी पिछली बार से नहीं हो, पिछली बार हालांकि 10 उनके पास लोकसभा सीट रही थी, लेकिन मैं विधानसभा और उससे पहली लोकसभा की बात कर रहा हूं। लेकिन उनके पास एक इंटैक्ट गणित है। तो नुकसान किसको होगा, क्योंकि वहां से उनके चाचा लड़ रहे हैं। 50% में अगर वो मुस्लिम वोटों को तुष्टीकरण की बात सोचते हैं तो वो तो बाकी हिंदू अगर कंसोलिडेट हो गया तो फिर तो उनके चाचा की जमानत भी नहीं बचेगी, और इसी का असर मुरादाबाद, रामपुर और तमाम जगह पर दिखता है। तो कोई अपने पैरों पे कैसे राजनीतिक तौर पर कुल्हाड़ी मारता है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए पुनीत साहब, ऐसा है कि भारत में एक्टिव वोटिंग के आधार पर हम वोटिंग होता है और उसमें एक वोट भी काफी है चुनाव जिताने और हराने के लिए। भारत के इतिहास में कम से कम 3 बार एक वोट के अंतर से चुनाव का परिणाम आया है। कम से कम 3 बार, या 3 बार की विधानसभा का चुनाव था, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी एक वोट भी आपका जिताने हराने का फैसला कर सकता है। आप ही के राज्य उत्तर प्रदेश में बचली शहर में पिछले बार लोकसभा चुनाव 181 वोट लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है। तो एक वोट महत्वपूर्ण होता है। देखिए, इन लोगों का जो है इस बार वहां पर जो आपके जो उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बन रही है वो वैसे बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ने आ रहे हैं। मायावती जी का अलग है। तो इसमें क्या है कि ऐसे रेटोरिक किया जाए, ऐसी बातें बोली जाए, कम से कम मुस्लिम वोट एक साथ आ जाए। तो ये लोग कहा है कि अगर हम मुस्लिम वोट को एक साथ गठित कर लेते हैं तो फिर हिंदू में हम इजिली हम लोग उसको कर सकते हैं डिवाइड। उसके आधार पर का एक यही है कि भैया अगर मुस्लिम से गठित होकर के आ जाता है तो हम हिंदू में डिवाइड करके अपना चुनाव की रणनीति बनाएंगे। और तब जबकि मायावती और ओवैसी से भी लड़ना है तो वहां भी मायावती और ओवैसी से लड़ने में इस तरह के बयान काफी कारगर साबित होते हैं। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ सुशील साहब, मुस्लिम वोट के लिए मेरा व्यक्तिगत आकलन थोड़ा अलग है। रामपुर सीट जिन जगहों से पर तो मुस्लिम जहां बहुतायत में है वहां पर तो असर होता है, लेकिन ज्यादा असर वहां होता है जहां वो कम संख्या में हो। कैसे? बैनपुरी में मैंने जो बना रखा है, बैनपुरी में ज्यादा मुस्लिम नहीं है, लगभग 1 लाख मैंने जो स्टेट निकाला है 1 से 1.25 लाख मुस्लिम वोटर है। मुस्लिम वोटर एग्रेसिव वोटर होते हैं। अगर 1,25,000 है तो अगर 70 से 80% वोट कर देते हैं, मतलब 80 से 90 हजार लोग वोट करेंगे। उनका एक वोट भी बीजेपी के तरफ या दूसरे तरफ नहीं जाता है। तो ईवीएम खुलने के पहले वहां पर बीजेपी का -80,000 -85,000 वोट हो जाता है। तो मुस्लिम वोटर जो है वहां पर तो है ही है, जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर है वहां पर महत्वपूर्ण है, लेकिन वहां पर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जहां पर उनकी संख्या कम है। क्योंकि वो लोग एग्रेसिवली वोट करते हैं। और जहां सबसे कम है आपके जो राज्य में उत्तर प्रदेश में 4 से 5 सीट है और वहाँ सबसे कम मुस्लिम वोटर है, वहाँ 1 लाख, कम से कम 1 लाख है। तो वहां पर तो ऐसे ही 80,000 वोट बीजेपी के, वो लोग किसी एक कैंडिडेट को डाल देते 80,000 वोट में उस कैंडिडेट का मतलब काउंटिंग शुरू होता है। तो इस तरह से मुस्लिम वोट का थोड़ा सा अगर ऐसे हम लोग आकलन करें तो ज्यादा असर करता है। जी, मैं एक सवाल, आखिरी सवाल अनुपम जी आपसे पूछना चाहूँगा कि किस तरह से, मैं इस हत्याकांड पर बात नहीं करते हैं, इसको अलग रखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में आपके यहाँ भी चापड़ से एक हमला चलती हुई बस पे जिस तरह से उस कंडक्टर को मारा था, वो भी अभी मुझे नहीं मालूम है कि अभी उसकी जान बची या नहीं, वो हॉस्पिटलाइज था, बहुत लंबे समय तक रहा। लेकिन फिर भी
बात तो राजनीति पर आएगी ही। मैं आपसे इसी राजनीति को पूछ रहा हूं कि क्या इस तरह के बयान ये बहुत सोच के दिए गए बयान हैं, क्योंकि इनका असर बहुत ज़्यादा होगा अगर हम ये करते हैं कि भाई दंगा कराया है या इस तरह कराया है और बीजेपी ये करती है। तो एक कंसोलिडेशन अगर आप मुस्लिम वोट का करना चाहते हैं, अगर कभी हिंदू वोट का कंसोलिडेशन हो जाता है, अगर कभी, मैं ये मानता हूँ आज तक नहीं हुआ, अगर कभी हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो मूव है, जहां उनके खुद के चाचा लड़ रहे हों, उनके भाई वहां आजमगढ़ से लड़ रहे हों, उनकी पत्नी लड़ रही है जहां कम वोट है लेकिन है मुस्लिम वोट, और खुद एक सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं, एक भाई भी लड़ेगा जो चचेरा भाई है वो भी लड़ेगा जिसके लिए राम गोपाल इतने वोट बयान दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस तरह का बिना सोचे समझे बयान दिया होगा या किसी को निपटाने का फैसला भी हो सकता है? हम कत्ल से अलग जा रहे हैं, इसीलिए आपसे राजनीतिक राय पूछनी है विशुद्ध। किसी को निपटाने का फैसला हो सकता है। बड़ी दिलचस्प लाइन दी आपने धीरेन्द्र जी। मैंने तो अपनी बात क्या शुरुआत ही इसलिए की थी, इस तरह की थी कि राम गोपाल जी मुस्कुराते हुए बयान दे रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि शायद शिवपाल निपट जाएंगे बदायूं में। रही बात वोट कंसोलिडेशन की, तो मैं तो इस बात को हमेशा से कहता आया हूँ कि जब आप 75 साल तक मुस्लिम वोट कंसोलिडेट कर रहे थे, मुस्लिम वोट बैंक बना रहे थे, तो एक दिन रिवर्स पोलराइजेशन तो मतलब विपरीत ध्रुवीकरण तो होना ही था। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि हिंदू वोट बिल्कुल कंसोलिडेट नहीं हुआ। अगर बिल्कुल कंसोलिडेट नहीं होता तो 2014, 2019, 17, 22 इस तरह के परिणाम कैसे आते? तो बिल्कुल हुआ है। और समाजवादी पार्टी जो 2009 में 35 सीट लाई थी, 28% वोट था, जो 18% और 5 सीट पे सिमट गई, तो बिल्कुल रिवर्स पोलराइजेशन हुआ है। बल्कि हमने देखा है लोकसभा चुनाव में इनका खास अपना खाटी जो इनका यादव वोट है वो भी 4 में से 1 आदमी पलट जाता है लोकसभा में और जाके भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देता है। तो विपरीत ध्रुवीकरण का असर नज़र आता है, इसमें दो राय नहीं है। और जहाँ तक सोच समझ के बयान देने वाली बात है, बड़ी ऑनेस्टली कह रहा हूँ और ये बिल्कुल राजनीति नहीं है। मुझे तो कोई भी आदमी, आप देखें इसको किसी और के, आप कंपेयर करें इसको, ऐसा कैसे होता है कि इस तरह का एक भी बयान मायावती से क्यों नहीं आता? जिस तरह के बयानों से अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, राहुल गांधी, इन सब के बयानों को समय समय पे माना गया है कि उन्होंने ध्रुवीकरण पैदा किया और ये भी माना गया है कि उन्होंने आपका खुद का नुकसान किया है। दूसरा जो हुआ तो हुआ ही, आपका अपना भी नुकसान किया है। और अगर आप देखें इनमें से एक भी बार आप मायावती का एक भी बयान पकड़कर आप ध्रुवीकरण नहीं कर पाए, तो इसके बाद मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि साहब, अव्वल तो ये बहुत सोच विचार के करे हुए काम नहीं है, और अगर सोचा विचारा गया भी है तो मैं यही कहूँगा कि सोच बहुत गलत दिशा में जा रही धीरेन्द्र जी।